नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैबटेक कुमोद पर। आज मैं एक वीडियो करने जा रहा हूं और ये वीडियो है एंटी कोगुलेंट्स का। ये इसलिए आपके लिए जरूरी है, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट और टेक्नीशियन असिस्टेंट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न भी एंटी कोगुलेंट से आते हैं। एंटी कोगुलेंट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं और इसको याद कैसे रखा जाए, तो मैंने एक ट्रिक बनाई है। बड़ी सिंपल सी ट्रिक है, उसके माध्यम से मैं आपको इसको रीड कराऊंगा। आप देखते ही देखते यकीन मानिए आपको याद हो जाएगा। आपको जब आप एग्जाम में बैठे होगे तो आपको ये दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि इसका मुझे ये करना है, इसका ये करना है। तो एक चीज और, मैं एक्चुअली एमपी में बहुत घूमता रहता हूं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। लैबटेक कुमोद के नाम से ही मैंने बना रखा है उसको, ताकि हम और आपसे परिवार की तरह एक मुलाकात हो जाए। कई शहरों में मेरा जाना होता है। तो चलिए अब अपन वीडियो की तरफ चलते हैं, एंटी कोगुलेंट्स पढ़ते हैं। एंटी कोगुलेंट्स है क्या? पहले तो एंटी कोगुलेंट्स एक केमिकल है जो क्या करता है, विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड को क्लॉट होने से प्रिवेंट करता है, रोकता है, और यह प्रॉपर प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है। मतलब एंटी कोगुलेंट्स ब्लड में कितना मिलाया जाए वो सारी चीजें जानेंगे। तो एकदम ट्रिकी वीडियो है, बड़ा सिंपल सा है। अगर हमें याद नहीं होता तो हम एक ट्रिक बना लेते हैं। जैसे ईडीटीए का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होता है। ईडीटीए तो हर एक बच्चा जानता है, चाहे वो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट क्यों ना हो, डीमल्टी बीमल्टी का। तो मैंने उसी से ट्रिक बनाई है कि ईडीटीए स्कूल, पूरा एक हमारा शब्द जो है वो ईडीटीए स्कूल। अब स्कूल में डबल ओ एल, ऊल को जाओ आप भूल, केवल याद रखो क्या आप, EDTASCH। इसी से आपके ब्लड बैंकिंग एंटीकोगुलेंट्स और सारे जो लेबोरेटरी एंटीकोगुलेंट्स है वो कवर हो जाएंगे। क्लियर? तो चलिए आप शुरू करते हैं। ई से आपका ईडीटीए, डी से डबल ऑक्जेलेट, टी से ट्राइसोडियम सिट्रेट, ए से एसीडी ब्लड बैंकिंग एंटीकोगुलेंट है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। ठीक है। एस से आपका सोडियम फ्लोराइड और सैगम के बारे में आपको बता दूंगा। सी से आपका सीपीडीए का फुल फॉर्म भी मैं आपको बताऊंगा। एस से हेपेरिन। क्लियर? तो एक शब्द से आपके सारे एंटीकोगुलेंट्स कवर हो रहे हैं, सिर्फ ईडीटीए स्कूल। और ईडीटीए स्कूल में ऊल को जाना है आपको भूल। आपको क्या करना है, आपको तो सिर्फ ट्रिक याद रखनी चाहिए और आपको एग्जाम में अपीयर होना है। आपको बाकी चीजों पे ध्यान नहीं रहना है। कैसे याद किया जा सकता है वो याद करो। ऐसे और भी वीडियो में आपको लाता रहूंगा। तो ठीक है, ईडीटीए स्कूल में आपका ई से ईडीटीए, डी से डबल ऑक्जेलेट, टी से ट्राइसोडियम सिट्रेट, ए से एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, एस से सोडियम फ्लोराइड, सी से सीपीडीए और एस से हेपेरिन। इतने हमें याद हो गए। अब इनका मोटा मोटा शॉर्ट्स वीडियो में हम कैसे याद रख सकेंगे, हमारे एग्जाम में अगर 2 या 3 क्वेश्चंस भी एंटीकोगुलेंट से आ गए तो हम उसको अच्छे से कंडक्ट कर सकें। तो नेम मोड ऑफ एक्शन, ये कैल्शियम के साथ कैसे करता है? क्योंकि कैसे कैल्शियम जो है वो एसेंशियल है क्लॉटिंग मैकेनिज्म को इन्वॉल्व करने के लिए, बाकी फैक्टर्स फिब्रिनोजेन और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बिन के साथ मिलके। तो कैल्शियम को ही वो कोई चिलेट करेगा, कोई प्रेसिपिटेट करेगा, कोई लूजली बाइंड करेगा, कोई एंजाइमेटिक रिएक्शन को इनहिबिट करेगा, कोई थ्रोम्बिन एक्ट्स को इनहिबिट करेगा। 1 बाय 1 आपको मोड ऑफ एक्शन, मतलब काम कैसे करते हैं हमारे सारे एंटीकोगुलेंट्स। रेशियो, ब्लड में हम कितना एंटीकोगुलेंट्स मिक्स करें कि वो उसकी ऑप्टिमम मॉर्फोलॉजी को मेंटेन करके रखे और जो हमें टेस्ट करना है वो प्रॉपरली उसको टेस्ट डिटरमिनाइट कर सके। एडवांटेज, क्या क्या इसके फायदे हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं ईडीटीए। ईडीटीए का जो फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, आप सब जानते हैं। इसमें क्या होता है, डाइसोडियम डाइपोटेशियम सॉल्ट्स होता है। क्या होता है? डाइसोडियम डाइपोटेशियम। अब आपका जवाब आएगा कि सर ईडीटीए वाइल जो है उसमें K3 लिखा आता है। क्या लिखा आता है? K3 मतलब ट्राइपोटेशियम। तो दोस्तों बता देता हूं कि ट्राइपोटेशियम मोर सॉल्युबल होता है सोडियम और, ठीक है, तो इसीलिए हम ज्यादातर ईडीटीए यूज करते हैं। ईडीटीए की जो टॉप होती है उसका कलर होता है, जो उसकी कैप का, वो लेवेंडर और पर्पल कलर होता है। सेम डबल ऑक्जेलेट का भी होता है। ठीक है, ये कैल्शियम को क्या करता है, कैल्शियम आयन को ये चिलेट करता है। अब जब कैल्शियम आयन को इसने जकड़ लिया तो वो क्लॉट होने से रुक गया। ठीक है, तो मोड ऑफ एक्शन हो गया आपका। रेशियो क्या यूज करते हैं हम, 8 mg पर 3 to 4 ml ब्लड, 8 mg 3 से 4 ml ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है ये। अगर आपका 8 नहीं आता है, 1.8 आ जाता है या 2 आ जाता है तो आप लिख लीजिए 1.8। ठीक है, 1 ml ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा अगर ये भी आ जाता है, क्योंकि आपको 17 तरीके से सोचना होता है। हूबहू जो हम पढ़ते हैं वही क्वेश्चन नहीं आता है, घुमा फिरा के क्वेश्चन आता है। तो अगर 3 से 4 ml ब्लड को 8 mg EDTA
रोकता है तो आप उसका गुणा भाग लगा के अगर कम रेशियो में आ जाए तो वो भी आप लिख सकते हो। एडवांटेजेस क्या है हमारे ईडीटीए का? तो एडवांटेज क्या है कि हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में हम कर सकते हैं, एचबी कर सकते हैं, सीबीसी कर सकते हैं, पीसीबी कर सकते हैं, ईएसआर कर सकते हैं। याद रहे ईएसआर सिर्फ वेस्टर्न एंड मेथड का नहीं कर सकते हैं ईडीटीए से, ठीक है? मैं बताऊंगा आगे क्यों नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, टाइपिंग ऑफ एनीमिया, पीवीएस कर सकते हैं, टाइपिंग ऑफ एनीमिया कर सकते हैं, डीएलसी कर सकते हैं, साइटोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? साइटोमेट्रिक एनालिसिस कर सकते हैं, साइटोमेट्रिक, ये आपको याद रखना है, ठीक है? और इसका प्रोपरेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1.8 mg पर 1 ml ब्लड को एक क्लॉट होने से रोकता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं इसके? इसमें हम कोगुलेशन स्टडी नहीं कर सकते हैं, कोगुलेशन स्टडी नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों? इसके अलावा इट इज नॉट सुटेबल कैल्शियम एंड आयरन एनालिसिस के लिए, कैल्शियम एंड आयरन एनालिसिस भी इसमें नहीं किया जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर प्रोलॉन्ग स्टोरेज करेंगे हम तो जो एक्सेस ऑफ ईडीटीए होता है वो क्या मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज को चेंज कर देता है, और हमें टाइपिंग ऑफ एनीमिया या पीएस4 कमेंट्स करना है तो उसमें हमें ब्लड सेल्स की मार्फोलॉजी ही देखना है। तो मार्फोलॉजी एबनॉर्मलिटीज अगर आएंगी, अल्ट्रेशन आएगा कुछ, तो गुड टाइपिंग ऑफ एनीमिया नहीं हो पाएगी, तो याद रखना है आपको। इसीलिए ये स्टेबल रहता है 4 घंटे तक। ईडीटीए वायल में अगर हमने कोई भी टेस्ट करने के लिए लिया है तो इसमें 4 घंटे तक आपकी वेल्ड मार्फोलॉजी जो है मेंटेन करके रखता है। देन इसके बाद ये क्या करने लग जाता है, मार्फोलॉजी अल्ट्रेशन होने लग जाता है, मार्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज आने लग जाती हैं, ईडीटीए चेंजेस आने लग जाते हैं। और अगर आपको 4 घंटे के बाद रखना ही पड़े तो आपको 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर पे फ्रिज में रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये लंबा है वीडियो आपका, लेकिन ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए वीडियो। इसके अलावा एक टाइम सीरियसली लो प्लेटलेट्स काउंट एंड ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर मे बी ऑब्जर्व्ड इन ईडीटीए इंड्यूसेस स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या है स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? ईडीटीए में अगर आप ऑटोमेटेड हेमेटोलॉजी एनालाइजर में अगर आप टेस्ट करते हैं तो प्लेटलेट्स आपके एक्चुअल वैल्यू से कम आएंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक्चुअल वैल्यू से अगर कम आते हैं तो आपको प्लेटलेट मैनुअल काउंट करना पड़ेगा। पेरिफेरी ब्लड ले लेंगे आप, फिंगर प्रिक ले लेंगे आप, या ईडीटीए में मिक्स करने से पहले ले लेंगे ब्लड और उसको अच्छे से क्या करेंगे, ब्लड स्मीयर प्रिपेयर करेंगे और फिर प्लेटलेट मैनुअली काउंट करेंगे। सो क्लियर? अब आपका सेकंड जो है वो है डबल ऑक्जेलेट। तो डबल ऑक्जेलेट दोस्तों, डबल ऑक्जेलेट ध्यान देने की बात है आपका कि डबल ऑक्जेलेट जो है वो भी ईडीटीए की तरह ही है। इसमें 4 तरह के सॉल्ट्स रहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और लिथियम। याद रखना आपको, सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम और लिथियम, इनके भी बहुत बड़े रोल हैं। अब पोटेशियम क्या करता है? सेल को श्रिंक कराता है। बोले सर हमें तो याद ही नहीं है पोटेशियम श्रिंक करा रहा है, क्या करा रहा है? 4 आयन में आप भूल जा रहे हैं कि अमोनियम करा रहा है, पोटेशियम करा रहा है, सोडियम करा रहा है या लिथियम करा रहा है। तो मैं आपको इसीलिए मैंने बताया, बोला आपको कि ये ट्रिकी वीडियो है। चलिए मैं यहां पर डबल ऑक्जेलेट के पास ही लिख लेता हूं पोटेशियम। तो पोटेशियम अगर हिंदी में लिखोगे आप तो पास से आएगा, तो आप सीधी सी क्या कर लीजिए आप कि ये क्या कर रहा है, सेल को पिच कर रहा है। श्रिंक मतलब पिचकना, ठीक है? आपको क्या करना, आपको तो याद होना चाहिए। तो ये पोटेशियम जो है सेल को पिच कर रहा है, और अमोनियम सॉल्ट जो है वो सेल को माफ कीजिएगा, सोयल करा रहा है। तो एक श्रिंक करा रहा है पोटेशियम, अमोनियम सोयल करा रहा है, तो ऑप्टिमम मार्फोलॉजी ये मेंटेन हो गई आपकी, है ना? चलिए ये 4 तरह के हैं। डबल ऑक्जेलेट भी पोटेशियम रहता है, आउटडेटेड हो गया है। इसका कलर जो है वो लेवेंडर और पर्पल कलर रहता है। इसका भी जो रेशियो होता है सेम टू सेम ईडीटीए की तरह ही होता है। इसके एडवांटेजेस ये हैं और डिसएडवांटेजेस यही सब हैं जो ईडीटीए के हैं आपके। अब तीसरे एंटीकोगुलेंट्स की तरफ चलते हैं। मैं बिल्कुल आपको बहुत ज्यादा नहीं बता रहा हूं, जो आपके लिए यूजफुल है ग्रुप 5 लैब टेक्नीशियंस के लिए वही मैं आपको बता रहा हूं ताकि आप भटके ना। तीसरा चलते हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट। ट्राइसोडियम सिट्रेट का मोड ऑफ एक्शन क्या है? ये कैल्शियम आयन को ये लूजली बाइंड करके रखता है, इरिवर्सिबल होता है। इरिवर्सिबल क्यों होता है कि जब भी हम ट्राइसोडियम सिट्रेट का टेस्ट करते हैं कोगुलेशन प्रोफाइल के लिए तो कैल्शियम क्लोराइड ऐड करते हैं, पीटीटी लगाते हैं जब किसी एक में, तो कैल्शियम क्लोराइड हम ऐड करते हैं तो ये रिवर्सिबल होता है, वापस से वो थ्रोम्बिन क्लॉट्स बना लेता है और टेस्ट परफॉर्म होता है। इसलिए आप याद रखिए। और ट्राइसोडियम सिट्रेट एक चीज और है, ये क्या है? लिक्विड एंटीकोगुलेंट है। कैसा एंटीकोगुलेंट है?
लिक्विड एंटीकोगुलेंट है, लिक्विड फॉर्म में है, बाकी के लिक्विड फॉर्म में नहीं है। क्लियर। अब मैं आपको इसका रेशियो बता देता हूं। ट्राइसोडियम सिट्रेट का रेशियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रेशियो परसेंट भी बताऊंगा मैं आपको, 3.8% और 3.2%। 2% में ट्राइसोडियम सिट्रेट आता है, 3.8% का यूज होता है। 3.8% में बता देता हूं आपको 4:2 या 1:4 रेशियो है। कितना? 1:4 रेशियो। 3.2 का लिख देता है 1:9 रेशियो। ठीक है। 3.8 जो है वो होता है आपका ESR के लिए। कौन सी मेथड? वेस्टर्न गैन। याद रखना, कभी भी पूछा जा सकता है। 1:9 रेशियो जो होता है वो होता है कोगुलेशन स्टडी। कोगुलेशन स्टडी में आपका जितने भी PTA PTT आ जाएगा, आपका D-डाइमर आ जाएगा, क्लॉटिंग फैक्टर्स आ जाएंगे कोगुलेशन स्टडी के लिए। बोले सर अब 3.8% आप 1:4 रेशियो क्या बता रहे हैं? तो 1:4 रेशियो का मतलब सीधा सा है कि अगर 100 माइक्रोलीटर आपने एंटीकोगुलेंट लिया, चूंकि ये लिक्विड एंटीकोगुलेंट है तो इसकी माप 100 ml, माफ कीजिए 100 माइक्रोलीटर आपने क्या लिया? एंटीकोगुलेंट लिया, और 400 माइक्रोलीटर आपने क्या ले लिया? ब्लड। ये रेशियो यूज होगा आपका ESR वेस्टर्न मेथड के लिए। 3.2% का एंटीकोगुलेंट जो है 1:9 रेशियो, मतलब 900 ml आपने क्या ले लिया? ब्लड। और 100 माइक्रोलीटर क्या ले लिया आपने? 900 माइक्रोलीटर आपने ब्लड लिया, और 100 माइक्रोलीटर क्या लिया आपने? लिक्विड एंटीकोगुलेंट। तो याद रहे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसा ही पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से लिक्विड एंटीकोगुलेंट्स कौन है? 4 एंटीकोगुलेंट्स के नाम हो गए, आपको बताना। तो क्लियर, ये चीजें आपको समझ में आ गई। ट्राइसोडियम सिट्रेट के एडवांटेज तो आपने पढ़ ही लिए। डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट के, तो मैं आपको बता देता हूं। डिसएडवांटेजेस जो होते हैं, इनहिबिट द एंजाइम एक्टिविटीज। एंजाइम एक्टिविटीज को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो हम SGOT SGPT नहीं कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल। ठीक है, मतलब बायोकेमिकल टेस्ट कर ही नहीं सकते हैं। दूसरा क्या होता है आपका? इंटरफियर विद कैल्शियम एंड द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट डिटर्मिनेशन। कैल्शियम को नहीं कर सकते हैं और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है। और साथ में हम CBC भी नहीं कर सकते। अब आपको दिमाग लगाना है कि CBC क्यों नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही मैंने आपको बताया कि ट्राइसोडियम सिट्रेट जो है वो क्या है? लिक्विड एंटीकोगुलेंट है। तो हमारा जो है ब्लड और डाइल्यूट हो जाएगा उसमें, क्योंकि लिक्विड एंटीकोगुलेंट है। EDT और डबल ऑक्सीलेट में तो हम पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ऐसी छोटी छोटी आप चीजें याद रखोगे तो आपको कहीं नहीं गया आपका सिलेक्शन। अब बात करते हैं ए से। EDTA। ये हमारा एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज है। ये ब्लड बैंकिंग एंटीकोगुलेंट्स है। कौन सा एंटीकोगुलेंट्स है? ब्लड बैंकिंग एंटीकोगुलेंट्स है। सोडियम क्लोराइड इधर कर देता हूं मैं, इसका मोड ऑफ एक्शन। ये हमारा ब्लड बैंकिंग एंटीकोगुलेंट्स है। इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, मतलब ब्लड बैंक में आप कितने दिन रख सकते हैं? तो 21 डेज रख सकते हैं। कितने दिन रख सकते हैं? 21 डेज। इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं आपके कि अगर 100 ml ब्लड बैंक में कलेक्ट करना है तो आप कितने ml एंटीकोगुलेंट यूज करोगे? तो दोस्तों याद रखना 14 ml। अगर पूछा गया कि 350 ml ब्लड कलेक्ट करना है तो दोस्तों 49 ml। अगर पूछा गया 450 ml करना है तो दोस्तों 63 ml। ये रेशियो कभी मत भूलना, क्योंकि आप लैब टेक्नीशियंस का कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको वो लैब टेक्नीशियन का ही वर्क कराएंगे, तो ज्यादा चीजें आपको प्रैक्टिकली ही पूछेंगे। ठीक है। अब लाइफ स्पैन मैंने आपको बता दी 21 डेज। अब अगला एंटीकोगुलेंट जो आ रहा है वो आ रहा है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड का यूज जो होता है वो ग्लूकोज डिटर्मिनेशन के लिए होता है। सोडियम फ्लोराइड क्या करता है? इनहिबिट ग्लाइकोलिटिक मैकेनिज्म को। क्या करता है? ग्लाइकोलिटिक मैकेनिज्म होता है, जो ग्लाइकोलिटिक एंजाइम्स होता है वो ग्लाइकोलिसिस कराता है। तो ग्लाइकोलिसिस प्रिवेंट करने के लिए ये क्या करता है? ग्लाइकोलिटिक मैकेनिज्म को इनहिबिट करता है। और साथ ही साथ ये थोड़ा सा जो एंटीकोगुलेंट्स होता है वो सोडियम फ्लोराइड आपका वीक एंटीकोगुलेंट होता है। कौन सा होता है? वीक एंटीकोगुलेंट होता है। और साथ ही साथ ये कैल्शियम को चिलेट भी करता है। तो सर आप बोलोगे कि आपने चिलेट नहीं बताया था और क्वेश्चन में आ गया कि सोडियम फ्लोराइड कैल्शियम को क्या करता है, और 4 ऑप्शन आ गए, चिलेट आ गया, प्रेसिपिटेट आ गया, ये सारी चीजें आ गया। तो आप याद रखना कि ये वीक एंटीकोगुलेंट्स होता है, वो चिलेट भी करता है और ग्लाइकोलिटिक मैकेनिज्म को एक इनहिबिट करता है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस नहीं होती है। इसका रेशियो जो होता है, इसका रेशियो सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे हमारा EDTA का होता है। 8 mg पर 2 to 3, वो 3 to 4 करता है। 8 mg
3 से 4 ml ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है कौन, ईडीटी और डबल ऑक्सीलेट। लेकिन ये 8 mg जो है 2 से 3 ml ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, याद रखना आप, ठीक है। एडवांटेज क्या है, फॉर ग्लूकोज डिटर्मिनेशन, ग्लूकोज डिटर्मिनेशन। डिसएडवांटेज क्या है, नॉट परफॉर्म हेमेटोलॉजिकल टेस्ट, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं हम, सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं, है ना, तो याद आपको रखना है ये। अब सीपीडीए, अगला एंटीकोगुलेंट जो आया हमारा, सोडियम फ्लोराइड से एक और एंटीकोगुलेंट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एस आ रहा है यहां शब्द, तो एस से सैगम आ जाता है। सैगम का जो है फुल फॉर्म होता है सिलाइन, सैगम लिख देता हूं मैं यहां पे, CAG, सैगम। तो सैगम का सिलाइन एडिनिन, और जिसे सिलाइन एडिनिन, एक जिसे मैं भूल रहा हूं, एम से मैनिटॉल होता है। तो सैगम का यूज जो है ब्लड बैंकिंग एंटीकोगुलेंट्स में होता है। ये एडिनिन जुड़ जाने से इसकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, 42 डेज लाइफ स्पैन होती है। अगर ब्लड बैंकिंग में आपने सैगम एंटीकोगुलेंट्स में अगर ब्लड रखा तो 42 डेज तक आप उसको यूज कर सकते हैं किसी को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं अगले एंटीकोगुलेंट्स की, और ये एंटीकोगुलेंट है सीपीडीए। सी से आपका सिट्रेट, सी से आपका सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एडिनिन। रेशियो मैंने आपको बता ही दिया पहले। सिट्रेट क्या है, एंटीकोगुलेंट से तो ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा, ठीक है। फॉस्फेट हमारा बफर है, पूरे ब्लड सेल्स का बफर, पीएच मेंटेन करके रखेगा। डेक्सट्रोज क्या है, शुगर है जो न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हमें 35 डेज तक रखना है उसको। और एडिनिन क्या करता है, लाइफ स्पैन मेंटेन करके रखता है, और इसको कितने, सीपीडीए को कितने दिन रखते हैं, 35 डेज। तो ये चीजें मत भूलो आप, ये छोटे छोटे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो सीपीडीए में अगर आप ब्लड रखते हैं ब्लड बैग में, तो कितने दिन रख सकते हैं, 35 रख सकते हैं। एसीडी में कितने रख सकते हैं, 21 डेज रख सकते हैं। और सैगम में कितने दिन रख सकते हैं, 42 डेज रख सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो साइट्रेट या सिट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज, एडिनिन, चारों शब्दों का अपना अपना मीनिंग है। साइट्रेट एंटीकोगुलेंट्स की तरह काम करता है, फॉस्फेट बफर पीएच मेंटेन करके रखता है, डेक्सट्रोज न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और एडिनिन लाइफ स्पैन मेंटेन करके रखता है, अगर पूछा जाता है तो। हेपेरिन, हेपेरिन हमारा नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है। कैसा एंटीकोगुलेंट्स है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है। हेपेरिन क्या है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट्स है, और ये थ्रोम्बिन एक्स को इनहिबिट करता है। मतलब कोई भी थ्रोम्बिन इनहिबिट कैल्शियम को, तो हेपेरिन इन विट्रो और इन विवो यूज किया जा सकता है। अब सवाल आता है आपका कि इन विट्रो और इन विवो क्या है। तो इन विट्रो का मतलब होता है जो शरीर से बाहर यूज किया जाए एज एंटीकोगुलेंट किसी ब्लड टेस्ट के लिए, और इन विवो का मतलब है शरीर के अंदर। चूंकि नेचुरल एंटीकोगुलेंट हमारी बॉडी में भी हेपेरिन ही पाया जाता है, तो जैसे अगर कोई हेपेरिन थेरेपी देना है तो वो सारी चीजें, तो ये इन विट्रो और इन विवो भी यूज किया जाता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट से। ये थ्रोम्बिन एक्स को इनहिबिट करता है, इसलिए क्लॉट होने नहीं देता है। इसका रेशियो जो है 0.2 mg पर ml ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है, ठीक है। 0.2 mg हम एंटीकोगुलेंट यूज करेंगे पर ml ब्लड को क्लॉट होने से रोकने के लिए। एडवांटेजेस क्या है, कौन कौन सी टेस्ट कर सकते हैं इसके, तो मैं आपको बता देता हूं। एबीजी कर सकते हैं, आरटीएफ ब्लड गैसेस कर सकते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी कर सकते हैं, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट कर सकते हैं, इसके अलावा टीबी गोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी सी ये क्लास है तो सिस्टमेटिक मैंने लिख नहीं रखा है, क्योंकि आपको पढ़ाते पढ़ाते मैं सोच रहा हूं कि मैं जैसे जैसे बोलते जाऊं और आपको याद होते जाए वो सारी चीजें, ठीक है। तो टीबी गोल्ड, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी और आरटीएफ ब्लड गैसेस का इसका अध्ययन कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, किसी प्रकार की बायोकेमिकल टेस्ट हम नहीं कर सकते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट नहीं कर सकते हैं, और सीवीसी अगर करते हैं, मेट्रोलॉजिकल टेस्ट करते हैं, तो आपको याद रखना है कि ये क्या करता है, बैकग्राउंड में जो है ब्लू कलर के जो है बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है, तो हमें कोई भी ब्लड सेल्स काउंट करने में या मार्फोलॉजिकल एवोल्यूशन करने में प्रॉब्लम जाती है। तो दोस्तों ये पूरा मेरा जो है एंटीकोगुलेंट्स का वीडियो था। आई होप कि आपको पसंद आएगा। आप याद करना, ये ट्रिकी वीडियो है, ऐसे ही और भी मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। जो भी अगर आपको लगे आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा कीजिए। सो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।